हेलो डियर FIBSC माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें लैब में ग्रो करना है तो हमें उनको कौन सी चीज़ों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहे कि हमें उनको क्या क्या खाना देना है। आज हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनको एक सस्पेंशन बना के आपको दिया जाता है, या किसी प्लेट पे कल्चर होता है वो आपको दिया जाता है, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं तो हम डायग्राम भी दिखाने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियस सी बात है कि उनको मतलब हमें भी ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लैब में ग्रो करने वाले हैं, उनको अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उनको पहले ग्रो करना पड़ेगा। ग्रो करने के लिए उनके अकॉर्डिंगली हमें उनको कंडीशन, एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। तो वो सब देना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ये स्टडी करने वाले हैं आज की हमें उनको कैसे कंडीशंस देने हैं, हमें उनको कैसा एनवायरनमेंट देना है। ओके, तो यहाँ पे आज हम जो बेसिक स्टडी करने वाले वो बस यही है कि उनको हमें कौन से चीज़ें प्रोवाइड करनी है लैब में। ओके, अब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूँ तो रहते हैं, हमारी स्किन पे रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, बट अगर हमें उनको लैब में कल्टीवेट करना है, अगर हमें उनको लैब में ग्रो करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनको कल्चर करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे दे सकते हैं? हम उनको प्रॉपर खाना देंगे, उनको प्रॉपर प्रोटीन सोर्स देंगे, उनको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, वाटर देंगे, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। और जैसे हम रहते हैं घर में वैसे उनको एक घर देंगे। ओके, सो ये आज हम देखेंगे कि कैसे उनको ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये देखो आप मीडिया देख सकते हो इस डायग्राम में कि कैसे मीडिया होते हैं। ये जो प्लेट्स दिख रही है ना आपको, तो ये प्लेट जो कांच की बनी हुई होती है उनको पेट्री डिश कहा जाता है। अगर आपने लैब में प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको याद होगा, आपने ये पेट्री डिश देखी भी होगी। तो ये पेट्री डिश है, और ये जो कलरफुल मीडिया जो दिख रहा है ये एकदम जेली चॉकलेट जैसा मीडिया है। ये जो जेली जैसा मीडिया है इसको बोला जाता है अगार। ओके, और ये कलर डिपेंड करता है कि कौन सा डाई हमने इसमें डाला है। आपने अगर प्रैक्टिकल किए होंगे स्टेनिंग का तो आपको पता होगा क्रिस्टल वॉयलेट या सैफ्रनिन जैसे डाइज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ डाइज यूज़ करके कलर दिया जाता है मीडिया को। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे कि कल्चर मीडिया क्या होता है, मीडिया क्या होता है। इसके अलावा आज हम ये भी स्टडी करेंगे कि मीडिया में बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मतलब हम उनको कौन सा खाना देने वाले हैं, आज ये हम स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि कल्चर मीडिया होता क्या है। ओके, कल्चर मीडिया होता क्या है? तो कल्चर मीडिया, ओके, मीडिया मतलब क्या? कोई ज़रिया या कोई वी कैन से एक वे जिससे वो ग्रो होंगे। मतलब अगर हमें किसी से बात करनी है और वो हमसे दूर रहता है तो हम क्या करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। तो वो क्या हुआ? फ़ोन एक मीडिया हुआ। तो वैसे ही बैक्टीरिया अगर हमें ग्रो करने हैं तो उनको कुछ मीडिया देना है, कुछ ऐसा सोर्स देना है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो पाए। दैट इज़ नथिंग बट द कल्चर मीडियम। कल्चर मतलब क्या कि हमें उनको ग्रो करने के लिए कुछ मीडिया देना है, इसलिए उस मीडिया को क्या कहा जाता है? कल्चर मीडिया। ओके, तो यहाँ पे जो कल्चर मीडिया की अगर हम साइंटिफिकली डेफिनेशन देखेंगे तो ये है कि द फूड मटेरियल और द सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो, दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जनरली या तो हमारी बॉडी पे रहते हैं, या तो वो सॉइल या तो फिर एयर में रहते हैं। तो उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर हमें उनको कहाँ पे ग्रो करना है? लैब में। तो लैब में ग्रो करने को ही क्या कहा जाता है? इन विट्रो। ओके, इन विट्रो कंडीशंस में जो ग्रो करने के लिए हम उनको खाना देते हैं, उनको कुछ सब्सटेंसेस देते हैं जिस पे वो ग्रो हो पाए, उसको क्या बोला जाता है? कल्चर मीडियम। कल्चर मतलब क्या? इट इज़ अ टर्म गिवन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कल्टिवेटेड इन द लैब फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग देम। मतलब क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें ग्रो करना है। ग्रो क्यों करना है? उनका स्टडी करना है। ओके, उनका स्टडी क्यों करना है? उनसे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो ये सब करने के लिए हमें उनको ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रो करना मतलब क्या? उनको कल्चर करना। ओके, कल्चर मतलब क्या? उनको ग्रो करना। ठीक है, उसके बाद मीडिया मतलब क्या, या मीडियम मतलब क्या? इट इज़ अ टर्म गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ एंड कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये ऐसा मीडियम है
एक ऐसा ज़रिया है या ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ यानी कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करने वाला है, हम उनको कल्टीवेट करने वाले हैं, उस चीज़ में हमें हेल्प करने वाला है। वो क्या हुआ, एक मीडियम हुआ, ठीक है, एक सब्सटेंस हुआ जो क्या करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में हेल्प करने वाला है। ओके, और उसमें क्या है, मीडिया में फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होना मतलब क्या, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। तो यही सब होने के लिए जो हमें उनको ज़रिया देना पड़ता है या हमें उनको कोई सोर्स देना पड़ता है, वो क्या होता है, कल्चर मीडिया। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका कल्टीवेशन करना है, उनका स्टडी करना है, ठीक है। देन अब मैं इतना बोल रही हूँ कि कल्चर मीडिया चाहिए, कल्चर मीडिया चाहिए, क्यों चाहिए कल्चर मीडिया, क्यों हमें उनको लैब में ग्रो करना है, जीने दो ना उनको अपनी ज़िंदगी। तो नहीं, उनको हमें ग्रो करना है क्योंकि पहली चीज़ तो ये, वी नीड टू आइडेंटिफाई देम। मतलब क्या, हमारे शरीर पे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अगर उनको कल्चर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं हमारे लिए, ये हम पता कर सकते हैं किससे, कल्चर करके, ठीक है। उसके बाद हमें उनकी प्रॉपर्टी जाननी है कि वो पैथोजेनिक है, हमें डिसीज़ कॉज कर सकते हैं या हमारे लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ है, ये सब हम अगर देखना चाहें तो हम ये कैसे कर सकते हैं, बाय डूइंग इट्स कल्चर। उसके बाद हमें अगर उनसे कुछ प्रोडक्ट्स आइसोलेट करने हैं, जैसे कि हमें उनसे वैक्सीन बनाना है, हमें उनसे कुछ एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक वो बनानी है, या कुछ और टॉक्सॉइड्स बनाने हैं, तो विटामिन्स बनाने हैं, तो हम उनका कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब 3 चीज़ें क्यों ज़रूरी है, कल्चर करना बैक्टीरिया को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमें उनका स्टडी करना है कि वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है या हमारे नुकसान की चीज़ है। दूसरी बात ये कि हमें उनसे कुछ अगर प्रोडक्शन करना है कि वैक्सीन हो, एंटीबायोटिक हो, टॉक्साइड्स हो, ये सब प्रोड्यूस करना है तो हमें उनका स्टडी करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि हम उनकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं कि वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अभी जो बेसिक कल्चर मीडिया होता है, ठीक है, बेसिक कल्चर मीडिया मतलब क्या, कि जो हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ कर सकते ग्रो होने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। कि मतलब अगर हम अपनी बात लें, हमें ग्रो होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें पानी लगता है, खाना लगता है, मकान लगता है, 3 हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिस्ट आपको दी है। वाटर लगता है उनको, एनर्जी सोर्स लगता है, हमें भी लगता है, उसके अलावा कार्बन सोर्स लगता है, उसके अलावा नाइट्रोजन सोर्स लगता है, अलोंग विद दैट मिनरल सॉल्ट, नमक खाते हैं आप लोग तो वैसे इनको भी नमक लगता है, अलॉन्ग विद दैट स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स के नाम में ही क्या है, ग्रोथ फैक्टर, मतलब ग्रोथ होने में हेल्प करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम कॉमन इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये न्यूट्रिएंट मीडिया में या कल्चर मीडिया में चाहिए ही चाहिए, ऐसे कोई अगर इंग्रेडिएंट्स है तो ये जो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है वो सब जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में चाहिए ही होता है। अगर ये नहीं होंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कौन सी चीज़ है, अमोनिया, ओके, या फिर नाइट्रोजन। तो आपको पता होगा हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन से बनती है, हमारे बॉडी में जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन से बनता है, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोटीन से ही होता है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कौन, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में क्या होता है, अगर आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाइट्रोजन की वैल्यू पता चलेगी, ओके। तो नाइट्रोजन ज़रूरी है किन के लिए, बैक्टीरिया के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं, पेप्टोन होता है। पेप्टोन क्या होता है, ये एक प्रोटीन का सोर्स होता है, जो मिल्क होता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक सोयाबीन होती है, उन सब से ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको बोला जाता है पेप्टोन, ठीक है। उसके अलावा हो सकते हैं कोई भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लाइक सोयाबीन एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, केजिन भी हो सकता है, कोई भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इनके फॉर्म में हम क्या करने वाले, बैक्टीरिया को प्रोटीन देने वाले हैं। इसके अलावा लगता है ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ होने में जो हेल्प करता है वो होते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो वो कौन से होते हैं फिर, या कोई बैक्टीरिया होते हैं ना जो हमारे खून में या फिर खून को कंज्यूम करके ग्रो होने वाले बैक्टीरिया होते हैं। मतलब क्या कि खून या फिर हमारे ब्लड में ग्रो होने वाले माइक्रोब्स, तो उनको लगता है ब्लड, सीरम भी लग सकता है,
सीरम आपको पता होगा ब्लड का ही एक पार्ट होता है सीरम। या तो फिर होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट आपको पता होगा तो ब्रेड में जो यूज़ करते हैं ना ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस, वो होता है ईस्ट। जो ब्रेड फूलता है ना वो ईस्ट की वजह से फूलता है, उसका भी एक्सट्रैक्ट लगता है, विटामिन्स भी लगते हैं। ये सब क्या हो गया फिर ग्रोथ फैक्टर्स। इसके अलावा आपको लगता है एनर्जी सोर्स। अगर आपको पता होगा हमें ग्लूकॉन डी का ऐड हमेशा दिखता है गर्मियों में, तो ग्लूकॉन डी क्या होता है, एक एनर्जी का क्विक सोर्स होता है। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो वैसे ही एनर्जी सोर्स कौन सा, ग्लूकोज का सोर्स। तो वो कौन है फिर, शुगर हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बफर सॉल्ट जैसे हम भी नमक के बिना खाना नहीं खाते, वैसे इनको भी कुछ फॉर्म में नमक चाहिए होता है। तो हो सकता है फॉस्फेट्स लगे, एसिटेट्स लगे, सिट्रेट लगे। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ना, पर्टिकुलरली NaCl, जो हम हमारी ज़िंदगी में भी आम ज़िंदगी में खाते हैं, वही NaCl होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सॉल्ट्स क्यों लगते हैं, सॉल्ट्स लगते हैं ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस रहे, सेल श्रिंक ना हो जाए और वाटर कंसंट्रेशन बैलेंस रहे सेल में। इस चीज़ के लिए हमें मिनरल सॉल्ट्स लगते हैं, सेल के प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए भी लगते हैं। देन इसके अलावा कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं, या फिर कुछ वी कैन से इंडिकेटर डाइज भी हो सकते हैं। अब ये क्यों लगते हैं हम ये बाद में देखेंगे। अभी आप याद रखो कि कुछ एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरी होते हैं, मीडिया में डाले जाते हैं, आमतौर पर नहीं डाले जाते लेकिन अगर ज़रूरत हो तो डाले जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें उनको सॉलिड बनाना है मीडिया को, तो हमें कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स लगते हैं, जैसे कि अगार लग सकता है या फिर जेलेटिन भी लग सकता है। तो अगार क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर हम मीडिया इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ओके, मीडिया इंग्रेडिएंट्स की बात करें और अगर हम वाटर की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। हमें भी हमारी बॉडी में 70% पानी ही होता है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बॉडी में 70% पानी ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनको पानी लगता है। और पानी में भी कौन सा पानी, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि वो कोई भी सॉल्ट्स हो या आयंस हो उनसे फ्री होता है, ताकि जो पानी में जो हार्मफुल वी कैन से आयंस रहते हैं उनसे क्या हो सकता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो होने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया, कल्चर मीडिया। उसके अलावा लगता है पेप्टोन। पेप्टोन मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन सोर्स, ओके। तो वो हाइग्रोस्कोपिक होता है इन नेचर, दैट मीन्स कि वो वाटर एब्सॉर्प्शन में मदद करता है या फिर मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। उनका जो वी कैन से ऑब्टेनिंग या फिर उनका सोर्स होता है मतलब हम प्रोटीन या फिर पेप्टोन कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द मीट आपको पता है। उसके अलावा केजिन, फाइब्रिन, सोयाबीन सबसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनसे पेप्टोन बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है पेप्टोन क्या होता है, एक नाइट्रोजन का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और प्रोटीन हमारी बॉडी का और बैक्टीरिया के भी बॉडी का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। देन हमें लगता है ईस्ट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हम जो बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं या फिर पाव बनाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है ईस्ट में पर्टिकुलरली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो उससे क्या बनाया जाता है, ईस्ट बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस एक प्रकार का ईस्ट ही है, ओके। अगर आप शुगरकेन फैक्ट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पे जो अल्कोहल बनाया जाता है वो भी इसकी ही मदद से बनाया जाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ईस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो अमाइनो एसिड का सोर्स है, वो ग्रोथ फैक्टर्स का भी सोर्स है, वो विटामिन्स का भी सोर्स है। आपको पता है विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स हमें भी कितनी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली भले वो बैक्टीरिया छोटे होते हैं लेकिन उनको भी उतनी ही ज़रूरत है किसकी, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की। ठीक है, उसके अलावा लगता है मीट एक्सट्रैक्ट नाम में क्या है, मीट एक्सट्रैक्ट। तो बनाया किससे गया होगा, मीट से। बीफ एक्सट्रैक्ट भी होता है। बीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बीफ आपको पता है, बीफ जो होता है जनरली गाय या फिर जो भैंस होती है उनकी स्किन से या फिर उनकी बॉडी मसल से बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ द बीफ एक्सट्रैक्ट। तो उसकी मदद से भी बीफ एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। और वो बीफ एक्सट्रैक्ट की जो पाउडर होती है वो कल्चर मीडिया में डाली जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत काम की चीज़ मीडिया में होती है, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको पेट्री डिश की डायग्राम दिखाई थी ना, उसमें ये होती है। आपने कभी जेली चॉकलेट खाई होगी ना,
वो जेली चॉकलेट जैसे जेली होती है ना, वैसे ही वैसे ही कंसिस्टेंसी होती है इस अगार की। अगार क्या होता है, जेली चॉकलेट जैसे दिखता है ना, वैसे ही हमारा कल्चर मीडिया भी दिखता है अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो। तो वो दिखता क्यों है, क्योंकि उसमें अगार होता है। अब आपको होगी कि क्यों इसकी ज़रूरत है हमें अगर देखना है कि कॉलोनी कैसे दिखती बैक्टीरिया की, उसका कलर कौन सा है, वो किस शेप की है, अगर हमें ये देखना है तो हम जनरली सॉलिड मीडिया पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सॉलिड मीडिया मतलब क्या, उसमें अगार होता है, वो सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, आपने अगर प्लेट देखी होगी तो आपको पता होगा। तो ये अगार क्या होता है, पहले ना साइंटिस्ट जो होते थे ना, मिस्टर लुइस पास्चर, वो रिसर्च कर रहे थे इस चीज़ पे। तो उनको जब बैक्टीरिया को ग्रो करना होता था तो उनको पास कोई मीडिया नहीं था, उनको मीडिया चाहिए था थोड़ा सॉलिड। तो वो पहले क्या करते थे, पहले वो लिक्विड मीडिया यूज़ करते थे। पर लिक्विड मीडिया में क्या होता है कि मिक्स ग्रोथ आती है, हमें अगर पर्टिकुलर ग्रो करना है तो हम सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। तो वो उनको परेशान कर रहा था कि उनको लिक्विड मीडिया में अच्छे से ग्रोथ नहीं करने आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने, आपने अगर जिलेटिन देखा होगा ना, जिलेटिन की मदद से ग्रो करना शुरू कर दिया। आप सर्च करो इसके बारे में, जिलेटिन के बारे में। तो जिलेटिन का भी ये हुआ कि जिलेटिन क्या होता है कि अगर उनको 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दो तो वो लिक्विड हो जाता था, तो कुछ यूज़ नहीं हो पाता था उसका अच्छे से। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके साथ जो काम कर रहे थे कर्मचारी हम कह सकते हैं, उनमें से एक की बीवी ने कुछ जेली का यूज़ किया खाने में। ठीक है, और फिर उनको लगा कि ये जेली को हम अगार में भी, ये जो जेली है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मीडिया में, ताकि मीडिया क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो ऐसे ही उन्होंने यूज़ करके देखा और उनका वो रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगार का इन्वेंशन हुआ। तो अगार क्यों यूज़ किया जाता है, जनरली अगार जो होता है वो सीवीड से बनता है। सीवीड मतलब क्या, जो समुद्र में जो घास मिलती है, एक प्रकार की घास होती है, उससे बनाया जाता है ये अगार। ओके, तो ये जो अगार है, अभी तो ये आमतौर पे आपको मिल भी जाएगा शॉप्स में। तो ये अगार क्या किया जाता है, अगार को अगर हम पानी में डालो और उसको हीट करो तो वो लिक्विड रहता है, और अगर हम उस हीट करने के बाद अगर आप कूल करो ना तो वो सॉलिड बन जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अगार का एक एडवांटेज है कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है। और सेट जो होता है, मतलब वो जो सॉलिडिफाई, अगर हम अगार की पाउडर पानी में डालें और उसको थोड़ा सा हीट करें तो वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना सॉलिड होना शुरू हो जाता है, अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हो जिस टेम्परेचर पे जिलेटिन मेल्ट होता था उस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो रहा है। तो हमारे लिए अगार क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ कि उससे हम सॉलिड मीडिया बना सकते हैं। ओके, तो इसको आइसोलेट किया है फ्रॉम द सी विड। ओके, और अगर हमें लिक्विड मीडिया बनाना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0%, अगार डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें सॉलिड मीडिया बनाना है जिस पे हमें बैक्टीरिया को कॉलोनी फॉर्म में ग्रो करना है, तो हम उसके लिए, या हमें बस एक ही टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड मीडिया यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सेमी सॉलिड मीडिया चाहिए, जो हम जनरली एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ही अगार लगता है, अराउंड 0.6%। ठीक है, बहुत कम अगार लगता है। तो ऐसे अगार का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं। हमें अगर सॉलिड मीडिया में ग्रो करना है, हम सॉलिड में ग्रो कर सकते हैं। हमें लिक्विड में करना है तो लिक्विड में भी कर सकते हैं। तो अगार क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, ये भी टाइप का क्या है, शुगर ही है। ठीक है, उसके अलावा लिक्विफाई कौन सी डिग्री पे होता है, वो 98 डिग्री सेल्सियस पे। सॉलिडिफाई कौन सी डिग्री सेल्सियस पे होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक और इसकी खासियत ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खा नहीं सकते। ठीक है, एक फूड के जैसे नहीं खाते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जैसा है वैसा ही रहता है मीडिया में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं करते, इसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो होता है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर आता है, वो वैसे ही रहता है। ठीक है, एक और एडवांटेज ऑफ द अगार पाउडर। आप जब लैब में आओ तो मैम को बोलना कि हमें अगार पाउडर दिखा दे, वो आपको ज़रूर दिखाएगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कल्चर मीडिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मीडिया कौन से टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया कौन से टाइप्स के होते हैं, वो सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, वो एनरिच भी हो सकते हैं, वो एनरिचमेंट भी हो सकते हैं, अगेन वो सिंपल भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक यू।